Welcome students. My name is Manisha. I'm Assistant Professor of Commerce currently posted at Government College Narayanagar. Today we are going to start with a new act, that is Negotiable Instruments Act. And in this act, our topic for today is meaning and kinds of negotiable instruments. This topic is a bit lengthy, so this will be discussed in various parts. And this is the part 1 of this topic. So let's start. Now, first of all, what is the meaning of negotiable instruments? Negotiable का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो what is negotiable? Negotiable means something that is transferable by delivery. That means कि आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज डिलीवर कर दी, स्थानांतरित कर दी, तो स्थानांतरित करके आप सामने वाले पर्सन को वो वस्तु ट्रांसफर कर सकते हैं. इसे आप कहते हैं नेगोशिएबल. ठीक है जी. जिसे अन्य व्यक्ति को प्रदान करके आपने किसी और व्यक्ति को उस चीज को सौंप दिया, प्रदान कर दिया, प्रदान करके जिसका स्थानांतरण किया जा सके, प्रदान कर डिलीवरी करके जिसको ट्रांसफर किया जा सके, जिसका स्थानांतरण किया जा सके, ऐसी वस्तु को आप नेगोशिएबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी. ए ने बी को कुछ डिलीवर किया, कुछ प्रदान किया और प्रदान करके वो चीज बी को ट्रांसफर कर दी, तो इस चीज को आप नेगोशिएबल कहेंगे. सो व्हाट इज नेगोशिएबल? जिसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर देकर स्थानांतरित कर सके, दैट थिंग इज नोन एज नेगोशिएबल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट? Instrument means any written document which creates a right in favor of any person. एक वो लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा आप किसी के फेवर में कोई अधिकार दे सकें, आप किसी को कोई अधिकार प्रदान कर सकें, जिस लिखित दस्तावेज से, ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसे दस्तावेज को आप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. ये देखिए, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार प्रदान कर रहे हैं. सो दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट. सो अब हमें क्योंकि ये समझ में आ गया कि नेगोशिएबल का मतलब क्या है और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, तो अब हम इन दोनों को मिलाकर ये जान पाएंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं. तो कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अधिकार दे सकते हैं और जिसको आप ट्रांसफर करके, डिलीवर करके ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. दिस इज व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि ये कोई भी एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो कि किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान करता है और जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान करके आप स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. सच एन इंस्ट्रूमेंट, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है, उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है. ये तो हो गया आपका जनरल मीनिंग. लेकिन अगर हम बात करें डेफिनेशन की, स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन 13 में. किस एक्ट के सेक्शन 13 में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन दे रखी है. और सेक्शन 13 क्या कहता है? A negotiable instrument means a promissory note, a bill of exchange or a check. That means सेक्शन 13 ने क्या कह दिया कि इन तीन को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. सेक्शन 13 ने इस डेफिनेशन को एक वाइडर व्यू देने की बजाय उसको लिमिट कर दिया और कह दिया कि सिर्फ इन तीन डॉक्यूमेंट्स को ही आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. कौन कौन से? The very first is promissory note, second is a bill of exchange and third is a check. इसे आप negotiable instrument कहते हैं. Now, payable either to order
और टू बियरर। अब मैम ये क्या होता है पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर? बेटा एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसकी पेमेंट ना सिर्फ एक निश्चित व्यक्ति को की जा सके, बल्कि वो निश्चित व्यक्ति यदि किसी और को पेमेंट करने की बात करे तो उसे भी की जा सके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, पे टू एक्स और टू हिज ऑर्डर। या तो एक्स को पे करना है या फिर जिसे एक्स बोलेगा, एक्स के निर्देशों के अनुसार जिसे एक्स बोलेगा उस व्यक्ति को पेमेंट की जाए। ना सिर्फ एक्स को पेमेंट करी जाए, बल्कि यदि एक्स किसी और को पेमेंट करने के निर्देश देता है तो पेमेंट किसी और को भी की जा सकती है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो व्यक्ति उसकी पेमेंट ले सकता है। जिस भी व्यक्ति के पास, आपके पास है आप पेमेंट ले सकते हैं, आपके फ्रेंड के पास है आपका फ्रेंड पेमेंट ले सकता है। जिस व्यक्ति के पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है उस व्यक्ति को पेमेंट मिल सकती है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। सो अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आपको ज्यादा सेफ लगता है या फिर बियरर इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफ लगता है? बट ऑब्वियस कि जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है वो ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपने व्यक्ति को निर्धारित कर दिया कि इसी व्यक्ति को पेमेंट हो पाएगी। मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट आपसे खो गया है और वो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, तो वो एक्स के अलावा या एक्स जिसे बोलेगा उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसकी पेमेंट नहीं ले सकता। इसीलिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि हम बियरर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, आपसे आपका इंस्ट्रूमेंट खो गया, कहीं पे गिर गया, जिस भी व्यक्ति के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो आपसे पेमेंट मांग सकता है, वो चेक की पेमेंट बैंक जाके ले सकता है। इसीलिए जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्क्स। यहाँ पर सुरक्षा का जो एलिमेंट होता है वो कम होता है, जबकि जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कंपैरेटिवली more safe than a bearer instrument. So this is the difference between payable either to order or to bearer. इस बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। सो अभी के लिए हमारा पॉइंट क्या है कि हमें डेफिनेशन करनी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन करनी है। एंड व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें आती हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रॉमिसरी नोट, द सेकेंड वन इज द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द थर्ड वन इज अ चेक। उसके बाद आपका सेक्शन 13 क्या कहता है कि ये 3 या तो पेएबल टू ऑर्डर होते हैं या फिर पेएबल टू बियरर होते हैं। ठीक है जी। सो आफ्टर दिस स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रॉमिसरी नोट। कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? देखिए इस प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम +1 +2 के टाइम पर पढ़ चुके हैं। अकाउंट्स में हम पढ़ चुके हैं, हम इनकी एंट्रीज किया करते थे किसी टाइम पर। लेकिन यहाँ पर हमें इसके एलिमेंट्स के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, एक व्यक्ति किस तरह से इसको दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है और किस तरह से इनकी पेमेंट्स होती हैं। सो द वेरी फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रॉमिसरी नोट। एंड प्रॉमिसरी नोट कहाँ पर डिफाइंड है? प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑफ विच एक्ट? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में सेक्शन 4 जो है वो प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताता है। एंड व्हाट डज दिस सेक्शन से? दिस सेक्शन सेज दैट अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, लिखित दस्तावेज है। ये लिखित दस्तावेज है। ठीक है जी, लिखित दस्तावेज तो है। फिर इसमें होता क्या है? containing an unconditional undertaking,
मैम अनकंडीशनल क्या होता है? अनकंडीशनल का मतलब होता है बेटा बिना शर्त का, बिना शर्त का, जिसमें कोई शर्त नहीं रहती, बिना शर्त का वादा। अंडरटेकिंग मतलब वादा। तो एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें बिना किसी शर्त का वादा होता है, जो कि साइंड बाय द मेकर होता है। मैम मेकर कौन होता है? मेकर होता है निर्माता, जो कि प्रोमिसरी नोट को बनाता है, उसका निर्माण करता है। ठीक है जी। तो ये जो प्रॉमिस करता है वो मेकर होता है, और जो मेकर है उस प्रोमिसरी नोट के ऊपर अपने साइन करता है, अपने हस्ताक्षर करता है। और वादा किस बात का करता है? वादा इस बात का करता है कि मैं निश्चित धनराशि, मैं निश्चित धनराशि, व्हाट इज सर्टेन मीन? सर्टेन मीन्स निश्चित, फिक्स्ड है कि मैं 10,000 या 20,000 या 30,000 सर्टेन सम ऑफ मनी, निश्चित निश्चित धनराशि का भुगतान करूंगा। किसे भुगतान करूंगा? टू अ सर्टेन पर्सन, किसी निश्चित व्यक्ति को। मिस्टर एक्स को करूंगा, राम को करूंगा, शाम को करूंगा, किसी निश्चित व्यक्ति को करूंगा, या फिर उस निश्चित व्यक्ति के कहने पर किसी और को भी करूंगा। अगर ये निश्चित व्यक्ति चाहे तो इस निश्चित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी और व्यक्ति को भी करूंगा। यहां पर बात आती है बेटा ऑर्डर की। ये देखिए, पे टू एक्स और टू हिज ऑर्डर। या तो मैं निश्चित व्यक्ति को पेमेंट करूंगा, या फिर निश्चित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी और व्यक्ति को पेमेंट करूंगा, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। इसे कहते हैं प्रोमिसरी नोट। तो क्या है प्रोमिसरी नोट? देखिए, प्रोमिसरी नोट में, प्रोमिसरी नोट कहाँ किससे बना है? प्रॉमिस, प्रॉमिस से बना है। और प्रॉमिस क्या है? वादा। तो यहाँ पर हम वादे की बात करेंगे कि जो ये प्रोमिसरी नोट, जो ये रिटन इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, वो वादा कर रहा है। ठीक है जी। वादा तो कर रहा है, लेकिन बिना शर्त का वादा कर रहा है, और वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन भी कर रहा है। और वादा किस बात का कर रहा है? कि मैं निश्चित धनराशि का भुगतान करूंगा किसी निश्चित व्यक्ति को, या उस व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को मैं निश्चित धनराशि का भुगतान करूंगा। आइए हिंदी में देखते हैं कि क्या है। तो प्रोमिसरी नोट एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा बिना शर्त, अनकंडीशनल, बिना शर्त का वादा, वादा मीन्स व्हाट? अंडरटेकिंग, जिसके द्वारा बिना शर्त का वादा किया जाता है कि निश्चित व्यक्ति को, कि निश्चित व्यक्ति को या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, और टू द ऑर्डर ऑफ, निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाएगा। सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी पेएबल। एवं जो बनाने वाला है, साइंड बाय द मेकर, जो बनाने वाला है वो उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करता है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। अब मैम प्रोमिसरी नोट आपने समझा तो दिया, अब आप इसका एक फॉर्मेट दिखा दीजिए हमें। तो आइए बेटा इसका फॉर्मेट देखते हैं। देखिए जी, ये है एक टेम्पलेट प्रोमिसरी नोट का। देखिए यहाँ पर होगा आपका अमाउंट, यहाँ पर होगा अमाउंट, यहाँ पर डेट एंड लोकेशन, किस दिन को, किस दिन ये प्रोमिसरी नोट क्रिएट किया गया, एंड लोकेशन, जगह, किस स्थान पर प्रोमिसरी नोट को क्रिएट किया गया। आई मिस्टर सो एंड सो, मान लीजिए यहाँ पर आप अपना, आप प्रोमिसरी नोट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर ए। आई मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे मतलब वो यहाँ पर वादा कर रहा है। प्रॉमिस टू पे, यहाँ पर आप किसी व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं और किसी फर्म का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मेसर्स लिखा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आप किसी फर्म को पेमेंट कर रहे हैं, मेसर्स एबीसी लिमिटेड, मेसर्स एबीसी लिमिटेड को आप पेमेंट करेंगे। और टू द ऑर्डर, या फिर मेसर्स एबीसी जिस व्यक्ति को बोलेगा उस व्यक्ति को आप पेमेंट करेंगे
अ सम ऑफ व्हाट, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है, कितने अमाउंट कितने अमाउंट का आप वादा कर रहे हैं, 10,000, 20,000, विद इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कि आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे साथ में, आप 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट लिख देंगे 10% पर एनम ऑन सो एंड सो, और यहाँ पर आप डेट लिख देंगे कि इस डेट को आप पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर आप यहाँ पे सिग्नेचर्स कर देंगे, और इसको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर स्टैंपिंग हो जाएगी। इस तरह से आपका प्रोमिसरी नोट बनेगा। तो आइए एक बार और देखते हैं इसे। अमाउंट, कितने अमाउंट का प्रोमिसरी नोट है, 10,000 मान लीजिए। डेट एंड लोकेशन, आप इसे बना रहे हैं मान लीजिए 25 दिसंबर 2020 को। लोकेशन एट, यहाँ पर कुछ भी लोकेशन डाल दीजिए, मान लीजिए पंचकुला। आई मिस्टर, यहाँ पर नाम लिख दीजिए मिस्टर ए, ये मेकर है, ये निर्माण करता है किसके, प्रोमिसरी नोट के। आई मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे, यहाँ पर हम पर्सन का नाम ही लिख लेते हैं, प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी। ए बी से वादा कर रहा है, वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं मिस्टर बी को, और टू द ऑर्डर, या फिर बी के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे बी बोलेंगे उस व्यक्ति को भी मैं पेमेंट करूंगा। कितने की पेमेंट करूंगा, 10,000 ओनली, 10,000 ओनली। और मान लीजिए ए इंटरेस्ट भी पे कर रहा है एट द रेट ऑफ 10%, विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन, किस दिन पेमेंट करूंगा, किस दिन पेमेंट करूंगा, मान लीजिए पेमेंट करनी है 2 महीने के बाद, तो मैं किस दिन पेमेंट करूंगा, 25 ऑफ February 2020। कितने महीने, 2 महीने, 2 महीने बाद में पेमेंट करूंगा 25 February 2020 को। ए वादा करता है ये किससे, मिस्टर बी से, कि मिस्टर बी को पेमेंट करूंगा, या जिसे मिस्टर बी बोलेंगे मैं उसे पेमेंट करूंगा। कितने की, सम ऑफ ₹10,000 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन विच डेट को, कौन सी डेट को पेमेंट करी जाएगी, ऑन विच डेट द पेमेंट विल बी मेड। और यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो अपने सिग्नेचर्स कर देंगे, और यहाँ पर लग जाएगी स्टैंप। तो इस तरह से आपका जो प्रोमिसरी नोट है उसका स्ट्रक्चर चलता है बच्चे। प्रोमिसरी नोट के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बाद देखते हैं कि प्रोमिसरी नोट के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या विशेषताएं होती हैं एक प्रोमिसरी नोट की। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इज दैट इट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल की बात हम यहाँ पर डेफिनेशन में भी कर चुके हैं कि जो प्रोमिसरी नोट है वो बिना शर्त का दस्तावेज है, बिना शर्त का वादा है। सो यहाँ पर कोई शर्त नहीं होती। सेकंड, जो प्रोमिसरी नोट है दैट इज ऑलवेज इन राइटिंग, लिखित इंस्ट्रूमेंट है, ये लिखित दस्तावेज है। यदि कोई व्यक्ति किसी से ओरल प्रॉमिस कर रहा है, मौखिक वादा कर रहा है कि मैं आने वाले 10 दिनों में वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे 10,000 रुपए चुका दूंगा, ऐसा मौखिक वादा प्रोमिसरी नोट नहीं बनता। सो जो प्रोमिसरी नोट है दैट शुड बी इन राइटिंग, ऑलवेज इन राइटिंग, हमेशा लिखित होना चाहिए। प्रोमिसरी नोट को बनाता कौन है और साइन कौन करता है, इसका निर्माण कौन करता है, और इस पर हस्ताक्षर कौन करता है, एक डेटर। डेटर कौन है, देनदार, जिसने किसी व्यक्ति को कोई पैसे देने हैं, कोई धनराशि देनी है, वो व्यक्ति प्रोमिसरी नोट बनाता भी है और उस पर सिग्नेचर्स भी करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बी ने गुड्स दिए ए को, और ए ने बदले में उन गुड्स की पेमेंट करने के लिए प्रोमिसरी नोट दिया। यहाँ पर जो बी है दैट इज लेनदार, क्रेडिटर है। जो बी है उसने ए से 10,000 रुपए लेने हैं, और जो ए है वो डेटर है, वो देनदार है। ए ने बी को
पैसे देने हैं, और जो ए है क्योंकि वो डेटर है, वो प्रोमिसरी नोट देकर प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तुम्हारे 10,000 रुपए तुम्हें इस दिन लौटा दूंगा। सो जो प्रोमिसरी नोट है उसका निर्माण करता कौन होता है? उसका निर्माण करता होता है डेटर, देनदार। नेक्स्ट इज promissory note is payable to a specified person. किसी निर्धारित व्यक्ति को इसका भुगतान किया जाता है, या तो किसी निर्धारित व्यक्ति को इसका भुगतान किया जाता है, या फिर वो निर्धारित व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति को भुगतान करने के निर्देश करता है तो उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी इसका भुगतान किया जा सकता है, जैसे कि हम एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसकी बात हम मीनिंग के टाइम पर कर चुके हैं। टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, या टू द बियरर। हु इज द बियरर? धारक, जिसके पास भी प्रोमिसरी नोट होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। सो प्रोमिसरी नोट का भुगतान किसे किया जा सकता है? 3 लोगों को, या तो निर्धारित व्यक्ति को, या फिर उस निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे कि आप ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ऑर्डर प्रोमिसरी नोट बन जाएगा टू द ऑर्डर ऑफ, या फिर टू द बियरर। बियरर कौन होता है? धारक, जिसके पास भी वो प्रोमिसरी नोट होगा उसको पेमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी, यहाँ पर ए कौन है? ए इज द डेटर। यहाँ पर ए कौन है? ए डेटर है जिसने की पेमेंट करनी है। डेटर कौन होता है? देनदार, इसने भुगतान करना है। सो यहाँ पर ए देनदार है और ए वादा कर रहा है किसे? मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी इज द क्रेडिटर, जो कि लेनदार है, कि मैं मिस्टर बी को, मिस्टर बी कौन है? एक निर्धारित व्यक्ति, ये वाली कैटेगरी है। मिस्टर बी, स्पेसिफाइड पर्सन इज व्हाट? मिस्टर बी। अगर हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली चले, मिस्टर बी और टू हिज ऑर्डर। अब मान लीजिए कि बी कहता है कि मुझे पेमेंट करने की बजाय तुम सी को पेमेंट कर देना, मुझे पेमेंट करने की बजाय सी को पेमेंट कर देना। तो बी के निर्देशानुसार पेमेंट किसको हो रही है? मिस्टर सी को हो रही है, टू द ऑर्डर ऑफ और टू द बियरर। बियरर कौन है? धारक, कि जिसके पास भी ये प्रोमिसरी नोट होगा उसको पेमेंट हो जाएगी। इन निर्धारित व्यक्तियों को भुगतान की राशि दी जाती है। नेक्स्ट फीचर क्या है प्रोमिसरी नोट का? इट शुड बी स्टैम्प्ड। अब स्टैंपिंग क्या होती है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट क्या होता है। सबसे पहले तो स्टैंपिंग जरूरी क्यों है, अनिवार्य क्यों है? जब तक किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंपिंग नहीं होती तब तक उस डॉक्यूमेंट को लीगल नहीं माना जाता, लीगली वैलिड नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कानूनी वैधता देना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको स्टैंपिंग करनी जरूरी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट कैसा होता है। ये देखिए, दिस इज अ स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? जस्ट अ मिनट बच्चे, लेट मी शेयर द स्क्रीन। Here's the stamped promissory note। इस तरह से दिखता है आपका स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट। देखिए यहाँ पर स्टैंपिंग हो रखी है, दिस इज द स्टैम्प। दिख रही है आपको? यहाँ पर स्टैंपिंग हो रखी है। और ये प्रोमिसरी नोट कितने का है? दिस इज फॉर ₹20,000। 20,000 का ये प्रोमिसरी नोट है। 20,000। यहाँ पर स्टैंपिंग हो रखी है, दिस इज अ स्टैम्प्ड प्रोमिसरी नोट। ये स्टैंपिंग है। इस डेट को और इस लोकेशन पर, रंगून में इस डेट को बना है ये प्रोमिसरी नोट। और जो पर्सन है वो क्या कह रहा है कि ऑन डिमांड मैं पे करूंगा इंपीरियल बैंक को, या फिर इंपीरियल बैंक जिसको बोलेगा उसे, और टू द ऑर्डर
कितना, द सम ऑफ ₹20,000 ओनली विद इंटरेस्ट। ठीक है जी, देखिए ये स्टैंपिंग हो रखी है। इस स्टैंपिंग का क्या मतलब है कि अब ये जो प्रोमिसरी नोट है ये लीगली वैलिड है, इसको कानूनी वैधता मिल गई है। तो इस तरह से स्टैंपिंग की जाती है किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर। So after this, the next feature of a promissory note is that a currency note is not a promissory note. अब currency note क्या होता है? ये जो आपके पास 100 रुपए के, 500 रुपए के, 2000 रुपए के, 50 रुपीज के नोट्स होते हैं, ये करेंसी नोट्स होते हैं। अगर हम करेंसी नोट की बात करें तो आइए देखें कि करेंसी नोट किस तरह से दिखता है और उसके ऊपर क्या लिखा होता है। लेट मी शो यू कि करेंसी नोट के ऊपर क्या लिखा जाता है। देखिए जी, इस तरह से दिखता है आपका करेंसी नोट। और करेंसी नोट के ऊपर क्या लिखा होता है बच्चे, देखिए जरा। मैं धारक को मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यहाँ पर ये एक प्रॉमिस है, ये भी तो एक प्रॉमिस है। आई प्रोमिस टू पे द बियरर। बियरर कौन होता है? धारक। कि जिसके पास भी ये नोट है, मैं उस व्यक्ति को 2000 रुपए देने का वचन देता हूँ। तो क्या ये 2000 का नोट एक प्रोमिसरी नोट बन गया? क्या ये एक प्रोमिसरी नोट है? नो। क्या कहा गया है कि जितने भी आपके करेंसी नोट्स हैं, चाहे उसमें वादा रहता है पेमेंट करने का, लेकिन इसके बावजूद भी जो करेंसी नोट्स होते हैं वो प्रोमिसरी नोट्स नहीं कहलाते। सो व्हाट्स द फीचर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट? कि कोई भी जो करेंसी नोट है उसे आप प्रोमिसरी नोट नहीं कह सकते। नेक्स्ट फीचर इज पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड सम। किसी निर्धारित निश्चित धनराशि के भुगतान की बात होनी चाहिए। अगर आप प्रोमिसरी नोट में ये लिख रहे हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं उचित धनराशि प्रदान करूंगा, उचित धनराशि प्रदान करूंगा। अब उचित क्या है? नहीं पता कि उचित क्या है। उचित 10,000 है या उचित 20,000 है, उचित क्या है इस बारे में आपको नहीं पता। सो ऐसा नोट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो धनराशि है वो निर्धारित नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट को आप प्रोमिसरी नोट नहीं कह सकते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। सबसे पहला फीचर क्या है इसका? कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए। दिस इज डॉक्यूमेंट जिसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा लिखित में रहता है। एक मौखिक वादे को आप प्रोमिसरी नोट नहीं कह सकते। जो प्रोमिसरी नोट है उसका निर्माणकर्ता कौन होता है? देनदार उसका निर्माणकर्ता होता है। प्रोमिसरी नोट में जो पेमेंट की जाती है वो किसी निर्धारित व्यक्ति को या फिर निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या फिर धारक को की जाती है। जो प्रोमिसरी नोट है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए ताकि वो कानूनी तौर पर वैध माना जाए। एक करेंसी नोट जो होता है वो कभी भी प्रोमिसरी नोट नहीं होता, और प्रोमिसरी नोट में हमेशा निर्धारित धनराशि के भुगतान की बात ही की जानी चाहिए। अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे एक डॉक्यूमेंट को प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम इंडेटेड टू बी फॉर ₹1500। मैं बी का 1500 रुपए के लिए ऋणी हूं। मैं ऋणी हूं 1500 रुपए के लिए। क्या यहाँ पर बी कहीं पर भी वादा कर रहा है? जो निर्माण करता है, क्या वो यहाँ पर कहीं पे भी वादा कर रहा है कि वो बी को पेमेंट करेगा? यहाँ पर किसी भी वादे की बात नहीं करी गई, इसीलिए दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट।
और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹1500। मैं वादा करता हूं कि मैं बी को 1500 रुपए दूंगा और इसके साथ ही कोई और धनराशि भी दूंगा जो कि उस टाइम पर उसको देनी बनती होगी। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो निर्धारित नहीं है, यहाँ पर निर्धारित धनराशि की बात नहीं की गई, यहाँ पे स्पेसिफाइड सम की बात नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं 1500 तो पे करूंगा ही करूंगा, मैं 1500 तो पे करूंगा ही, साथ में अदर अमाउंट, कुछ और अमाउंट भी पे करूंगा जो उस टाइम पे मेरा बी को देना बनता होगा। अब ये अदर अमाउंट क्या है, ये अदर अमाउंट क्या है, इस बारे में क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम। क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट आपको नहीं मालूम, सो यहाँ पर निर्धारित धनराशि की बात नहीं कही गई, इसलिए ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं बी को 1500 रुपए का भुगतान करूंगा, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग, कटौती करने के बाद, किस चीज की कटौती करने के बाद? उस समय बी ने जो भी मुझे देना होगा उसकी कटौती करने के बाद मैं उसे 1500 रुपए का भुगतान करूंगा। 1500 में से मैं माइनस करूंगा कुछ भी डिडक्शंस, जो भी कटौतियां, कोई भी ऐसी कटौती, कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि बी ने मुझे देना होगा, मैं वो कटौती करने के बाद बी को उतनी पेमेंट कर दूंगा। अब ये कटौती कितनी है क्या आपको मालूम है? कितनी कटौती है ये आपको मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे निर्धारित धनराशि की बात नहीं हो रही। सो दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। सो इस तरह से देखिए कि हर तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। आपको देखना पड़ेगा कि जो वादा किया जा रहा है, वादे के साथ साथ वहां पे क्या निर्धारित व्यक्ति और निर्धारित जो सम है, निर्धारित सम राशि, धन राशि है, उसकी बात की जा रही है या नहीं की जा रही। अब पार्टीज कौन है? एक प्रोमिसरी नोट में कितने व्यक्ति रहते हैं? देयर आर टू पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। दो व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, एक होता है निर्माता, मेकर, और दूसरा होता है पेई, प्राप्तकर्ता। मेकर कौन है? देखिए मेकर कौन होता है? जो डेटर होता है वो मेकर होता है, वो निर्माता होता है, वो प्रोमिसरी नोट को बनाता है, उसके ऊपर हस्ताक्षर करके वचन देता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो पेई होता है, और पेई कौन है? क्रेडिटर, जो कि एक लेनदार है जिसको कि निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाना है। सो दिस इज ऑल इन द फर्स्ट काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर हमारा जो पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ओवर, दैट इज प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। Now let's discuss some important multiple choice questions of the topic we have covered till now. The first question is, under which section of Negotiable Instruments Act is the definition of negotiable instruments given? Negotiable instruments के एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत आपको negotiable instruments की definition दी गई है? The correct answer is section 13 of Negotiable Instruments Act 1881. Here comes your second question. What does a promissory note contain? Promissory note में क्या होता है? क्या ये एक ऑर्डर है, हुक्म है, या फिर ये एक प्रॉमिस है, वादा है? Your correct answer is the promissory note contains a promise. Promise को आप undertaking भी कहते हैं. So the promissory note contains a promise or undertaking.
Your next question is currency note a promissory note? चाहे रुपीज 100 का, रुपीज 50 का, रुपीज 2000 का जो करेंसी नोट है, इज इट अ promissory note? No, currency notes are not the promissory notes. Your question number 4 is promissory note is payable to whom? Promissory note का जो भुगतान है वो किसे किया जाता है? To a specified person, किसी निर्धारित व्यक्ति को, या फिर निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या फिर धारक को, या फिर इन सब को? और करेक्ट आंसर इज द promissory note is payable to all of the above, any one of the above, to a specified person or to the order of a specified person or to the bearer. Who signs the promissory note? Promissory note के ऊपर साइन कौन करता है? Promissory note is signed by the maker. और maker कौन रहता है? Debtor is the maker. ये question number 6 is how many parties are there to the promissory note? Promissory note के में कितनी parties रहती हैं? There are 2 parties to the promissory note. The first party is known as the maker. The maker is the debtor, and another party is known as the payee, that is the creditor. The next question is Section 13 of the Negotiable Instruments Act 1881 defines how many instruments as negotiable instruments? Section 13 जो है Negotiable Instruments Act का, उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोला गया है? 3 इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोला गया है. द फर्स्ट वन इज द promissory note. The second one is the bill of exchange. And the third one is a check. The next question is, which section of Negotiable Instruments Act defines promissory note? कौन से सेक्शन में promissory note की definition दी गई है? The correct answer is Section 4 of Negotiable Instruments Act 1881. That's all for today. Thank you.